हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। सीधे शब्दों में कहें तो, सरल भाषा में कहें तो वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, यानी वायुमंडल कैसे बनता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है उसी से वायुमंडल बनता है। यानी हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है और जलवाष्प भी है और धूल के कण भी हैं। इन सभी से मिलके ही हमारा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है तो 1600 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम वायुमंडल को मापते हैं तो ये 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। कुल वायुमंडल के द्रव्यमान का 99% केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि वायुमंडल का जो द्रव्यमान है यानी गैसों का जो घनत्व है वो 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं वायुमंडल का घनत्व क्या है, घटते जाता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है, यानी गैसों का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होते जाता है। क्योंकि गैस जो है कम होते जाते हैं तो उस जिससे वायुमंडल का घनत्व भी घटते जाता है। वायुमंडल का संगठन, वही बात है कि वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो वही है कि गैस, जलवाष्प, धूल के कण, इन सब आदि सब से मिलके गैस वायुमंडल का निर्माण होता है। तो सतह के पास गैसों का अनुपात निश्चित मात्रा में होता है, लेकिन ऊंचाई के साथ गैसों का अनुपात बदलता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं गैसों का जो अनुपात है, गैसों का जो मिश्रण है वो कम होते जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प 90 किलोमीटर तक पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है एक वायुमंडल में 120 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ अस्थाई गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। इसका एक अनुपात भी दिया गया है कि जैसे कि नाइट्रोजन जो है 78.8% पाया जाता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ये वायुमंडल में अस्थाई गैसें इनको कहते हैं क्योंकि इनका जो एक मात्रा है वो निश्चित है और ये निश्चित वायुमंडल तक ही पाए जाते हैं। पहला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है। यानी हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा अधिक है तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। पौधों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस जो है वो पौधों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। पौधे नाइट्रोजन को मृदा तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से प्राप्त होते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है वो सीधे तौर पे नहीं प्राप्त होता है पौधों को, वो मृदा के माध्यम से और सूक्ष्म जीवाणुओं जिसमें की है कि राइजोबियम और साइनोबैक्टीरियम, ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं जिनकी सहायता से पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। सूर्य से आने वाले ताप के लिए पारदर्शी है तथा पृथ्वी से जाने वाले दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यानी जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य से आने वाले ताप के लिए पारदर्शी है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, सूर्य से आने वाले ताप के लिए पारदर्शी है, पृथ्वी से जाने वाले दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, जिसके कारण दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को रोककर वायुमंडल को गर्म कर रखता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारे वायुमंडल को गर्म रखता है। ठीक। जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे अतिरिक्त ताप कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रोका जा रहा है। फलस्वरूप पृथ्वी का वायुमंडल और गर्म हो रहा है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष योगदान होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल गर्मी के मौसम में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
भूमंडलीय तापन से ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र डूबेगा। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऐसे ही हमारे वायुमंडल में बढ़ता रहा तो क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा? ग्लेशियर पिघलेगा, यानी जो हिमालय पे बर्फ़ के टुकड़े लदे हुए, हिमालय पर जो बर्फ़ जमे हुए हैं वो क्या होंगे, पिघलेंगे। जिससे क्या होगा, वो पिघल कर कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और क्या होगा, जो नदी तट के किनारे, जो समुद्र के किनारे राज्य हैं, जो तटीय क्षेत्र है, वो क्या होंगे, वो डूबेंगे। यदि भूमंडलीय तापन लंबे समय तक रहता है तो जलवायु में परिवर्तन होगा, जिससे वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा। यानी तात्पर्य यह है कि अगर भूमंडलीय तापन इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कि जीव जंतु जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। जो जीव जंतु अपने आप को वायुमंडल के अनुसार ढाल लेंगे वो जीवित रहेंगे, जो नहीं ढाल पाएंगे वो मर जाएंगे। जैसे कि डायनासोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये पहले पाए जाते हैं, अब पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुकूल अब जलवायु नहीं रह गया है, इसलिए वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। इसी तरह से अगर वायुमंडलीय तापन बढ़ता रहा, भूमंडलीय तापन बढ़ता रहा तो जो जीव जंतु, वनस्पतियाँ उस जलवायु के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएंगी, वो इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। ओजोन एक महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये गैस फिल्टर की तरह काम करती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती है। यानी ओजोन गैस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको पृथ्वी पे आने से रोकती हैं, जिससे कि त्वचा संबंधी जो रोग हैं, जैसे चर्म रोग, ये सब इत्यादि रोग नहीं होते हैं। अगर पराबैंगनी कीड़ों को ओजोन न रोकता तो वो सीधे पृथ्वी पे आती और इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। इसलिए इस गैस को फिल्टर की तरह। नेक्स्ट है जलवाष्प। जलवाष्प क्या करता है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का जो योगदान है उसमें जलवाष्प का भी योगदान है। इसको भी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यह परिवर्तनशील गैस है, यानी ये क्या है, परिवर्तनशील गैस है। कैसे? यानी ये इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती घटती रहती है और ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी वायुमंडल में ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जल वाष्प का 50% 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी जो जल वाष्प का जो 50% मात्रा है वो वायुमंडल में 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जल वाष्प की मात्रा घटती है। यानी कि हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि जल वाष्प की जो मात्रा है वो घटती जाती है। स्थानीय उपलब्धता। उष्ण आर्द्र क्षेत्र में जलवाष्प वायु के कुल आयतन का 4% होता है। यानी जो गर्म और नम क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जलवाष्प की वायु के कुल आयतन का 4% ही पाया जाता है। ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प 1% से कम पाई जाती है। यानी जो ठंडा प्रदेश है, जैसे जो ध्रुवीय प्रदेश है जहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमे रहते हैं, ऐसे प्रदेशों में जलवाष्प की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट है धूल कण। धूल कण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये समुद्री नमक से प्राप्त होता है, महीन मृदा से प्राप्त होता है, पराग कण से प्राप्त होता है और उल्का पिंड के कण से प्राप्त होता है, राख से भी प्राप्त होता है और धुएं की कालिमा से भी प्राप्त होता है। ये सारे जो है मिल करके धूल कण का निर्माण करते हैं। जैसे समुद्री नमक हो गया, जो समुद्र का पानी जो वाष्पित होकर वायु में जाता है, उससे जो है धूल कण की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक, सामान्यतः सतह से ऊपर जाने पर इनकी मात्रा कम होती जाती है। यानी हम जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं इसकी मात्रा
कम होते जाती है। वायु के संवहन के फलस्वरूप धूल कण काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं। यानी वायु जब गर्म होकर हवा में उठती है उस क्रिया को हम संवहन कहते हैं। तो जब वायु गर्म होकर हवा में उठती है तो उससे धूल कण भी हवा के साथ ही वायु में ऊपर तक चले जाते हैं। धूल कण की उपस्थिति शुष्क वायु के कारण उपोष्ण क्षेत्र में अधिक होता है तथा शीत कटिबंध में भी इसकी उपस्थिति काफ़ी मात्रा में रहती है। धूल कण ज़्यादा मिलेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में जो है धूल कण शीत कटिबंध में अधिक मिलते हैं। धूल कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, यानी धूल कण क्या होते हैं, ये आर्द्रता को अपने अंदर ग्रहण करते हैं जिससे वायु में नमी बनी रहती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं और अपना कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।